राम सा साथियों, मैं लीलाधर स्काई एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, स्काई एजुकोर के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है और जिस कार्य की प्रशंसा हर कोई किए बिना नहीं थक रहा है और ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, वह आज ही के दिन सभी विषयों की आपको निःशुल्क कक्षाएं उपलब्ध करवाई जाएगी और जल्द ही स्काई एजुकेयर के द्वारा आपको एक सरप्राइज भी प्रदान किया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ज़्यादा समय खराब न करते हुए मैं लीलाधर आपके सामने प्रस्तुत हूं एक नए टॉपिक को नए अंदाज के साथ लेकर के। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों का। मेरी क्लास में आप पढ़ोगे कला और संस्कृति, और कला और संस्कृति का जो प्रथम टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के दुर्ग का ये जो टॉपिक है वह है राजस्थान की लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर शामिल है। तो देखिए, बिना विलंब किए अपन शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। तो देखिए, राजस्थान के दुर्गों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो अपने को समझना यह आवश्यक है कि किले, दुर्ग और गढ़ ये नाम अपन ने बहुत सुने हैं, परंतु क्या अपनी को पता है कि किले, दुर्ग, गढ़ में क्या अंतर है और क्या इनके अंदर भिन्नता है, इनको अपन सर्वप्रथम देखेंगे। अपन अपनी भाषा में किले, दुर्ग और गढ़ को एक समान ही समझते हैं और एक साथ एक समान ही बोलते हैं, परंतु विद्यार्थियों याद रखना, किले, दुर्ग और गढ़ में बहुत अंतर है, सूक्ष्मतम अंतर है, इनकी डेफिनेंस है वो भी अलग है। हाँ, बोलने में अपने दुर्ग को गढ़, गढ़ को किला ऐसे बोल सकते हैं, नाम रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु सबसे पहले इनके अंतर को समझना आवश्यक है। देखिए, किले और दुर्गों के बारे में मैं आपको बताता हूं। एक तो होता है गढ़। अब देखिए, गढ़, गढ़ किसे कहते हैं? ये देखिए, वह स्थान जिसके अंदर शासक की सेना, उसकी प्रजा और उस शासक के सामंत वगैरह सभी ऑल ओवर जिसके अंदर निवास करते हैं वह कहलाता है गढ़। समझ में आई बात? जिस स्थान के अंदर शासक, उसकी सेना, उसकी प्रजा, सामंत सभी रहते हैं, सभी उसके अंदर निवास करते हैं, वो कहलाता है गढ़। अब देखिए, गढ़ के बाद में दूसरा जो नंबर आता है वो आता है किसका? दुर्ग का। दुर्ग, तो दुर्ग किसे कहते हैं? दुर्ग किसे कहते हैं? ये देखिए, गढ़ के अंदर दुर्ग बनाया जा सकता है, परंतु एक दुर्ग के अंदर गढ़ नहीं बनाया जा सकता। और गढ़ में कौन निवास करता है? शासक, उसकी सेना और उसके महत्वपूर्ण सामंत या अपन कह सकते हैं रिश्तेदार। परिवार के जो लोग हैं वह दुर्ग के अंदर निवास करते हैं। शासक, उसकी सेना और उसके रिश्तेदार वगैरह है वह दुर्ग के अंदर निवास करते हैं। और तीसरा नंबर आता है आपके किसका? किले का।
किला किसे कहते हैं? देखिए प्यारे विद्यार्थियों, किला किसको कहा गया है? ये देखो, एक दुर्ग के अंदर है वह एक किला बन सकता है, परंतु एक किले के अंदर दुर्ग नहीं बन सकता। और किले में कौन निवास करते हैं? किले में निवास करते हैं शासक और उसके परिवारजन। शासक और उसके परिवारजन के जो सदस्य हैं, परिवार के जो लोग हैं, वही निवास करते हैं किसके अंदर? किले के अंदर। अब देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से अपन यह कह सकते हैं कि गढ़, किला और दुर्ग, इसको सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो किला सुरक्षा की दृष्टि से क्या है? गुड है, ठीक है। और दुर्ग जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से क्या है? बेटर है। और गढ़ की बात करते हैं तो यह सुरक्षा की दृष्टि से क्या है? बेस्ट है। समझ में आई बात? किला ये क्या है? गुड। दुर्ग ये क्या है? बेटर। और गढ़ ये क्या है? बेस्ट। सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो किला, दुर्ग और गढ़, गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहां पर मैंने आपको जो किले में, दुर्ग में और गढ़ में जो सूक्ष्मतम अंतर है वह समझाया है। किले में क्या किला होता है, दुर्ग क्या होता है, गढ़ क्या होता है। जैसा मैंने आपको बताया, सबसे छोटा होता है किला, ठीक है। और एक किला है, यह केवल शासक, उसके परिवारजन के लोगों को ही अपने अंदर रख सकता है। हाँ, दुर्ग किले से बड़ा होता है। और एक दुर्ग के अंदर भी विद्यार्थियों, एक दुर्ग के अंदर भी एक किला है, वह बनाया जा सकता है, परंतु एक किले के अंदर एक दुर्ग का निर्माण नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद में नंबर आता है गढ़ का। गढ़ ये सबसे बड़ा होता है। एक गढ़ के अंदर आपको एक दुर्ग भी मिल जाएगा और एक किला है, वह भी एक गढ़ के अंदर मिल जाएगा। तो यह सूक्ष्मतम अंतर जो किले, दुर्ग और गढ़ के अंदर है, इसको अपने को ध्यान में रखना है, केवल समझने के लिए। हाँ, एग्जाम में यहां से कोई प्रश्न नहीं आता है और साधारण बोलचाल में अपन सब है वह है किसी भी दुर्ग को गढ़, दुर्ग, किले के नाम से संबोधित कर सकते हैं, परंतु ये वास्तविक अंतर होता है इनके अंदर, ये ध्यान में रखना। जैसे बीकानेर का जूनागढ़ है, वो वास्तव में कोई गढ़ नहीं है, वो क्या है? वो वास्तव में एक क्या है? किला है, ठीक है ना। गढ़ आपको देखो, गढ़ की डेफिनेशन बताई थी क्या? जिसके अंदर शासक, उसकी सेना, प्रजा, सामंत, तालवर सब रख सकते हैं, वो होता है गढ़। और गढ़ का जो सबसे बड़ा उदाहरण है, द बेस्ट उदाहरण है गढ़ का, और वह बेस्ट उदाहरण गढ़ का है चित्तौड़गढ़। गढ़ का सबसे बेस्ट उदाहरण है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिसके अंदर आज भी प्रजा निवास करती है, जिसके अंदर आज भी कृषि कार्य किया जाता है, वह चित्तौड़गढ़ गढ़ का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। हाँ, अपने स्वाभिमान की अनुभूति के लिए, बड़प्पन की अनुभूति के लिए क्या किया जाता है कि इनके नाम गढ़ या दुर्ग आदि पर रख दिए जाते हैं, परंतु वास्तव में गढ़ में, किले में और दुर्ग में अंतर होता है। आई बात समझ में? अब इस टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं मित्रों। अपन बात कर रहे थे राजस्थान के किले और दुर्गों के बारे में। अब अपन चर्चा करेंगे दुर्गों का वर्गीकरण, किस प्रकार से राजस्थान के नहीं संपूर्ण भारत के दुर्गों का वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया है, कौन कौन से प्रकार होते हैं दुर्गों के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, क्या क्या अपने को जानकारी दुर्गों से संबंधित प्राप्त होती है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। दुर्गों के अगर वर्गीकरण की बात आती है तो प्यारे विद्यार्थियों, दुर्गों के वर्गीकरण की जानकारी हमें
अर्थशास्त्र और शुक्र नीति से प्राप्त होती है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के दुर्ग है, उनका कौटिल्य के द्वारा उल्लेख किया गया है। कौटिल्य या अपन कह सकते हैं चाणक्य, चाणक्य के द्वारा कितने प्रकार के, 4 प्रकार के दुर्ग है वह बताए गए हैं अर्थशास्त्र में। अच्छा, अर्थशास्त्र में जो दुर्ग है, अर्थशास्त्र पर कुछ चर्चा करते हैं अपन। अर्थशास्त्र की अगर अपन बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में दुर्ग जो है, इस दुर्ग को राज्य का एक अंग बताया गया है। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंग बताए हैं, जिन्हें क्या कहा गया है, सप्तांग। इन्हें क्या कहा गया है, सप्तांग कहा गया है। और ये 7 अंग चाणक्य ने कौन कौन से बताए हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। इसने बताया है एक अंग राज्य, दूसरा अंग इसने बताया है राजा, तीसरा इसने बल, कोश, मित्र, अमात्य। कितने हो गए, 6। और 7वां अंग कौन सा, दुर्ग। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंग बताए हैं, सप्तांग। और इन सप्तांगों में चाणक्य ने दुर्ग को शामिल किया है। सप्तांगों में चाणक्य ने किसको शामिल किया है, दुर्गों को शामिल किया है। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र में दुर्ग का महत्व बताते हुए उन्हें सप्तांगों में भी शामिल किया है। और इसी अर्थशास्त्र में ही चाणक्य जो है, इस चाणक्य ने दुर्ग का महत्व बताते हुए उसकी सुरक्षा और प्रबंध की भी जानकारी है वो प्रदान की है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में दुर्ग की सुरक्षा और उसके प्रबंध की भी जानकारी प्रदान की है। और चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र में दुर्ग को राज्य की कुंजी भी बताया है। दुर्ग को राज्य की कुंजी भी बताया है। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र से दुर्ग का महत्व है वो और भी बढ़ जाता है। यहां पर देखो, मैं आपको बताता हूं, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में मित्रों कितने प्रकार के, 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। और ये कौन कौन से दुर्ग बताए हैं, ये प्रकार जो अपन आगे दुर्गों के पढ़ेंगे उन प्रकारों में मैं आपको विस्तार से इनको समझा दूंगा। पर कि यहां पर देखिए कौन कौन से ये 4 प्रकार के दुर्ग इसने बताए हैं। एरन दुर्ग बताया है इसने, और इसने गिरि दुर्ग बताया है, इसने सैन्य दुर्ग बताया है, और इसने मरु दुर्ग बताया है। मरुस्थल के अंदर स्थित होने वाला किला जो है, जो मरुस्थल के अंदर स्थित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से चाणक्य ने अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के, इस प्रकार से चाणक्य ने अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है। तो मित्रों, अर्थशास्त्र में चाणक्य ने 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है। अब यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है राजस्थान के किले और दुर्गों से संबंधित। अपन दुर्गों के प्रकार की बात कर रहे थे, अर्थशास्त्र की बात कर रहे थे। यहां पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दुर्ग का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। हालांकि ये याद रखना है कि भाई
चाणक्य ने कितने 4 प्रकार के दुर्ग बताए। अर्थशास्त्र में प्राचीनतम ग्रंथ है अर्थशास्त्र, परंतु अर्थशास्त्र से भी पहले दुर्गों के बारे में जानकारी है वो हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो याद रखना, हमें सर्वप्रथम दुर्गों की जो जानकारी है, दुर्ग का जो उल्लेख है, वो मनुस्मृति से प्राप्त होता है। मनुस्मृति में सर्वप्रथम दुर्गों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब देखो अपन आगे चलते हैं, बात करते हैं अपन शुक्र नीति की। शुक्र नीति है, शुक्र नीति के अंदर 9 प्रकार के जो दुर्ग है उन दुर्गों का उल्लेख किया गया है। शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया गया है? 9 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख है वो शुक्र नीति के अंदर मित्रों किया गया है। अब अपन आगे चलते हैं ये दुर्गों की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए, और उसमें अपन देखेंगे कि राजस्थान में और कौन कौन से प्रकार के दुर्ग हैं वो पाए जाते हैं, या राजस्थान में किस किस श्रेणी के दुर्ग है वो बने हुए थे। यानी अपना जो टॉपिक आगे वाला वो है दुर्गों, अपना टॉपिक है दुर्गों के प्रकार, कौन कौन से प्रकार के दुर्ग है वो अपने यहाँ पाए जाते हैं, उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए दुर्गों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, किस किस प्रकार के दुर्ग है वो अपने राजस्थान में प्राप्त होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 लेते हैं, इसके अंदर पहला है गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग कौन सा होता है? गिरि दुर्ग वह किला जो किसी ऊंची पहाड़ी, पठार आदि पर बना हुआ हो। किसी ऊंची पहाड़ी पर, किसी पठार पर जो किला बना हुआ होता है उस किले को गिरि दुर्ग कहा जाता है। इसे अपन पर्वत दुर्ग भी कह सकते हैं, पर्वत दुर्ग के नाम से भी इसे संबोधित कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसका जो एग्जाम्पल है अपने राजस्थान के अंदर कौन सा किला है वो गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। बहुत सारे अपने किले ऐसे हैं राजस्थान में जो गिरि दुर्ग की श्रेणी के अंदर आते हैं, और इसका जो एग्जाम्पल है वो अपन लेते हैं। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण द बेस्ट एग्जाम्पल है वो कौन सा है मित्रों? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का किला जो है वह है गिरि दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, और लगभग राजस्थान के किले हैं वो अपने गिरि दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और इसका कारण क्या था? कारण ये था कि सुरक्षा की दृष्टि से गिरि दुर्ग है वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर चढ़ करके किला जीतना है वो वास्तव में बड़ा ही मुश्किल होता है। अब आगे देखिए, नंबर 2 आता है आपके जल दुर्ग। इसको औदक दुर्ग भी कहा जाता है। ये किला कौन सा होता है? प्यारे विद्यार्थियों, ये किला होता है जो एक अथाह है जल राशि के अंदर पानी में बना हुआ होता है। अथाह है जल राशि के अंदर जो किला स्थित होता है वह है जल दुर्ग या औदक दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसको जल दुर्ग या फिर क्या कहते हैं? औदक दुर्ग कहा जाता है। और इसका जो उदाहरण है वो देखो, सर्वश्रेष्ठ इस किले का उदाहरण कौन सा है? गागरोन का किला है। गागरोन दुर्ग जो कौन सी श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब देखिए आगे वाला किला सैन्य दुर्ग। वह दुर्ग जिसकी सुरक्षा का कार्य है, जिसकी सुरक्षा का कार्य सेना के द्वारा किया जाता है। एक सैनिक
घेराबंदी के द्वारा जिस दुर्ग की सुरक्षा की जाती है वह दुर्ग सैन्य दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। जिसकी सुरक्षा सेना के द्वारा की जाती है वह सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आता है। और सैन्य दुर्ग की श्रेणी का जो किला है वो राजस्थान के लगभग सभी दुर्ग या किले जो है वो सैन्य दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आगे वाला देखो, एक होता है भैया पारिख दुर्ग और एक होता है भैया पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग, ये दोनों शब्द मैंने साथ में क्यों लिखे हैं, क्योंकि पारिख और पारिद इसके बोलने में थोड़ी सी समानता होने के कारण कई बार क्या होता है विद्यार्थियों के कंफ्यूजन हो जाती है। तो पारिख दुर्ग है वो किसे कहते हैं, देखो इसमें एक बात को आपको ध्यान भी रखना है और वह मैं अभी आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए पारिख दुर्ग किसे कहते हैं, जिस दुर्ग के चारों ओर गहरी, जिस दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई हो उस दुर्ग को, उस किले को पारिख दुर्ग कहा जाता है। यानी कि इसकी सुरक्षा का जो कार्य है वह है किसके द्वारा किया जाता है, इसकी सुरक्षा का कार्य है वह एक गहरी खाई के द्वारा किया जाता है। और पारिद दुर्ग, पारिद दुर्ग किसे कहते हैं, वह किला जिसके चारों ओर एक सुरक्षा प्राचीर हो, सुरक्षा प्राचीर, वह दुर्ग जिसके चारों ओर एक सुरक्षा प्राचीर हो, या इसे अपन कह सकते हैं एक दीवार हो, या इसे अपन कह सकते हैं एक परकोटा हो। जिस दुर्ग के चारों ओर एक गहरी बड़ी विशाल सुरक्षा प्राचीर हो, दीवार हो, परकोटा हो, जिसकी सुरक्षा का कार्य उसके द्वारा किया जाता है, उस दुर्ग को पारिद दुर्ग कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल भी अपन लेंगे, इससे पहले एक बात का ध्यान रखना। देखो पारिख, पारिख यहां पर क्या आया है, ख, पारिख है तो क्या खाई, कैसे क्या है खाई। और देखो दूसरे में आया है ध, तो पारिद और पारिख इसमें अंतर है वो आपके समझ में आ गया होगा। और इसको याद रखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, ख आया है जिसके पीछे वो खाई से होगा। जिस दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई हो वही दुर्ग है वो पारिख दुर्ग की श्रेणी में आता है। और जिसके दीवार हो वो ध, पारिद दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके एग्जाम्पल लेते हैं एक एक अपन। तो इसके एग्जाम्पल में देखिए गहरी खाई वाला जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वह है अपने रणथंबोर का, जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो रणथंबोर का है। परंतु इसके अलावा भी अन्य दुर्ग भी है अपने राजस्थान में, ऐसे कई दुर्ग है जिनके चारों ओर गहरी खाई बनी हुई है। जूनागढ़ का दुर्ग है, बीकानेर का, भरतपुर का दुर्ग है, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ का किला है वो भी पारिख की श्रेणी में आता है। तो बहुत सारे किले हैं परंतु इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रणथंबोर है। पारिख दुर्ग का तो हो गया, पारिद दुर्ग जो है वो कौन सा है, देखो सुरक्षा प्राचीर वाला। और इसका जो द बेस्ट उदाहरण है, जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो है कौन सा, कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला है वह कुंभलगढ़ का किला इस पारिद दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, ठीक है ना। क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है वो विश्व की सबसे लंबी और चौड़ी दीवार है दुर्गों में। किसी आवास या दुर्ग में विश्व की सबसे लंबी और चौड़ी दीवार है। और वैसे अगर देखा जाए तो वैसे चीन की दीवार के बाद में वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। अब देखो इसी को अपन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अपन ने देख लिया पारिख पारिद दुर्ग में। अब देखिए 6 नंबर पर एक आता है आपके एरण दुर्ग।
और एक आता है आपके औरण दुर्ग। अब देखिए इनमें क्या अंतर है। सबसे पहले तो औरण दुर्ग, इस औरण दुर्ग को वन दुर्ग भी कहा जाता है। वन दुर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो किला है वो जंगल के अंदर स्थित होता है, और जंगल में स्थित होने के कारण से, यानी वन में स्थित होने के कारण से इसे अरण्य, अरण्य से औरण शब्द बना है, तो इसे औरण दुर्ग कहा जाता है। या फिर सीधा भी अपन बोल सकते हैं, कई बार स्पष्ट रूप से भी आ सकता है अरण्य दुर्ग। अरण्य दुर्ग यानी अरण्य का अगर सीधा स्पष्ट आ जाए ना, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अरण्य यानी जंगल होता है, और जंगल में स्थित जो किला होता है वो अरण्य दुर्ग यानी वन दुर्ग के अंदर आता है। परंतु सामने वाला कंफ्यूज करने के लिए अपने को अरण्य शब्द नया दे करके क्या देता है, औरण शब्द दे देता है। तो औरण दुर्ग जो जंगल के अंदर स्थित होता है वो होता है औरण दुर्ग, जंगल में स्थित दुर्ग, जंगल में स्थित दुर्ग, यह औरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब एरण दुर्ग, अब देखो एरण दुर्ग, इसमें क्या होता है, इसमें तीन विशेषता किले में होनी चाहिए। देखो याद रखना, तीन विशेषता होनी चाहिए। अगर कोई किला तीनों विशेषताओं को पूर्ण करता है तो वो एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। कैसे? देखो, नंबर एक तो इसके जंगल वाली जो शर्त है वो होनी चाहिए, यानी चारों तरफ कंटीली झाड़ियां वगैरह, कंटीली झाड़ियां वगैरह होनी चाहिए। एक तो ये ध्यान में रखना है कि कंटीली झाड़ियां वगैरह है वो चारों तरफ है, वो इसमें होनी चाहिए। दूसरा, इसके चारों तरफ गहरी खाई होनी चाहिए, यानी कि पारिख दुर्ग है, प्रारिख दुर्ग की श्रेणी को भी पूर्ण करने वाला हो। और तीसरा, इसके अंदर है वो चारों तरफ सुरक्षा के लिए एक परकोटा भी होना चाहिए। अगर ये तीनों शर्तें किसी किले में पूर्ण होती है तो वह किला किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। वह किला एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब इसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं। देखिए मित्रों, एरण दुर्ग की श्रेणी का, एरण दुर्ग की श्रेणी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वही है अपने रणथंबोर का किला। इसका सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है रणथंबोर दुर्ग। रणथंबोर का जो दुर्ग है, रणथंबोर का जो किला है वो एरण दुर्ग की श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है। ठीक है ना। और इसके अलावा शिवाना का जो किला है ना वो भी इसी का एग्जाम्पल है। जालोर का जो किला है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है। और के जंगल, केवल जंगल की बात करते हैं तो यही एग्जाम्पल जंगल के अंदर आ गया, क्योंकि आपको बताया था ना कंटीली झाड़ियां तो उसके अंदर होनी ही चाहिए, और जो कंटीली झाड़ियों में होता है वो जंगल के अंदर स्थित हो गया, है ना। तो ये एग्जाम्पल इसके अंदर भी काम आते हैं, क्योंकि जो ये जरूरी नहीं है कि जो एरण दुर्ग है वो औरण दुर्ग हो, परंतु हाँ जो औरण दुर्ग है वो एरण दुर्ग हो सकता है। तो दोनों में एग्जाम्पल आपने काम में आगे अपन चलते हैं 8 नंबर पर। 8 नंबर पर आगे वाला जो दुर्ग है वो है अपने मरु दुर्ग, या इसको अपन कह सकते हैं धानवन दुर्ग, या इसको क्या कह सकते हैं धानवन दुर्ग। वास्तव में लगभग नाम यही आता है। धानवन दुर्ग का मतलब हो गया मरु दुर्ग। तो मरु दुर्ग किसे कहते हैं? वह किला जो विशाल मरुस्थल के अंदर, विशाल मरुस्थल के अंदर स्थित होता है, उस किले को कहा जाता है मरु दुर्ग। जिस दुर्ग की सुरक्षा का कार्य जो है, जिस दुर्ग की सुरक्षा का कार्य है वो उस मरुस्थल के द्वारा किया जाता है, तो वह दुर्ग मरु दुर्ग या धानवन दुर्ग की श्रेणी में
आता है। और इसका द बेस्ट एग्जाम्पल एक ही है, आपको पता ही है। द बेस्ट की अगर बात करते हैं तो कौन सा? जैसलमेर, जैसलमेर दुर्ग, सोनारगढ़ का किला, ये इसका द बेस्ट एग्जाम्पल है मित्रों। ठीक है, अब देखो उसके बाद में आगे वाला एग्जाम्पल लेते हैं, आगे वाला किला है वो लेते हैं अपन, और वह है कौन सा? भूमि दुर्ग। भूमि दुर्ग, कौन सा भूमि दुर्ग होता है? वह है किला जो एक समतल भूमि पर बना हुआ है। वह किला जो एक समतल भूमि पर बना हुआ है, कोई पठार पर, कोई चट्टान पर, कोई पर्वत पर, जल में नहीं, सिंपल प्लेन भूमि पर, सिंपल भूमि पर, समतल भूमि पर बना हुआ है, वह किला भूमि दुर्ग की श्रेणी में आता है। जो सपाट भूमि पर बना हुआ है, जो किला सपाट भूमि पर बना हुआ है वो भूमि दुर्ग की श्रेणी में आता है। और इसके एग्जाम्पल कई है, अपने को एक एग्जाम्पल देखना है, जैसे बीकानेर का किला, जूनागढ़, बीकानेर का किला यानी जूनागढ़, भरतपुर का किला, भटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़ का किला। तो ये जो किले हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? भूमि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना। अब देखो और कौन से प्रकार के किले होते हैं। अब देखिए आगे 10वां जो किला है वो किस प्रकार का? सहाय दुर्ग की श्रेणी में आता है। सहाय दुर्ग, देखिए विद्यार्थियों, सहाय दुर्ग, सहाय दुर्ग इस श्रेणी में क्या होता है? देखिए सहाय दुर्ग की श्रेणी के किले अपने राजस्थान में प्राप्त नहीं होते हैं। एक बात तो सबसे पहले ये बता देता हूं, राजस्थान में इस प्रकार के किले नहीं पाए जाते हैं। इसमें एक अपवाद है, वो अपवाद भी मैं बताऊंगा आपको। राजस्थान में इस श्रेणी के किले या दुर्ग नहीं पाए जाते हैं। इस श्रेणी के सर्वाधिक किले एवं दुर्ग है वो अपने को प्राप्त होते हैं कहां से? महाराष्ट्र से। वैसे अपन आगे चर्चा करेंगे ही कि राजस्थान के अंदर जो किले और दुर्ग है उसमें महाराष्ट्र केवल अपने से आगे है, केवल महाराष्ट्र अपने से आगे है। और महाराष्ट्र के बाद अपने राजस्थान में भैया सर्वाधिक किले एवं दुर्ग है वो निर्मित है। कहा जाता है अपने राजस्थान में हर 24 कोस पर, राजस्थान में हर 24 कोस पर एक किला और दुर्ग है वह बनाया जाता था, किला या दुर्ग बनाया जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये देखिए कि अकेले मेवाड़ में वीर विनोद के रचनाकार श्यामल दास ने कहा है कि अकेले मेवाड़ में हमें 84 दुर्ग प्राप्त होते हैं, जिनमें से 32 का निर्माण कुंभा ने करवाया था। ठीक है, तो सहाय दुर्ग की श्रेणी के सर्वाधिक किले महाराष्ट्र में प्राप्त होते हैं, महाराष्ट्र में प्राप्त होते हैं। और वो भी किस परंपरा के? शिवाजी परंपरा के। शिवाजी परंपरा के जितने भी किले थे वह कौन सी श्रेणी में आते हैं? सहाय दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। किसे कहते हैं सहाय दुर्ग? हैं, सहाय दुर्ग उसे कहते हैं जिस दुर्ग की सुरक्षा का कार्य शासक के सगे संबंधियों द्वारा किया जाता है, उस दुर्ग को सहाय दुर्ग कहा जाता है। उस किले को सहाय दुर्ग, सहाय किला कहा जाता है। तो राजस्थान के अंदर इस श्रेणी का एक भी किला नहीं था। राजस्थान में मित्रों इस श्रेणी का एक भी किला नहीं था। इस श्रेणी के सर्वाधिक किले अपने को कहां से? महाराष्ट्र से प्राप्त होते हैं, और वो भी किसके? शिवाजी परंपरा के थे।
वो किले भी किसके थे? शिवाजी परंपरा के थे, जिनकी सुरक्षा का कार्य छत्रपति शिवाजी महाराज है उनके रिश्तेदारों परिवार वालों द्वारा किया जाता था। अपने राजस्थान के अंदर तो क्या था कि शासक के रिश्तेदार शासक का पैर खींच करके नीचे पटकने की कोशिश करते थे। तो इस श्रेणी का एक भी किला अपने राजस्थान में नहीं मिलता है। अफसोस की बात है ये, परंतु इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है उसको देखो। अपवाद ये है प्यारे विद्यार्थियों कि जो सिवाना दुर्ग है, उस सिवाना दुर्ग को सहाय दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। कुछ इतिहासकार हैं वो सिवाना दुर्ग को सहाय दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं, और इसका कारण क्या है? कारण ये है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण किया था, उस समय सिवाना का शासक था शीतल देव। उस समय सिवाना का शासक था शीतल देव, और शीतल देव है वो किसका रिश्तेदार था? जालोर के शासक कान्हड़ देव चौहान का। जालोर के शासक कान्हड़ देव चौहान जो है, उस कान्हड़ देव चौहान का यह भतीजा था। और वास्तव में अलाउद्दीन खिलजी की शत्रुता किससे थी? अलाउद्दीन खिलजी की शत्रुता थी कान्हड़ देव चौहान से। आई समझ में बात? अलाउद्दीन खिलजी की शत्रुता कान्हड़ देव चौहान से थी, और अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालोर पर आक्रमण किया ना, तो रास्ते में सिवाना पड़ता था, क्योंकि सिवाना जो है इसको जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। सिवाना दुर्ग को ही मित्रों क्या कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को ही कहा जाता है जालोर दुर्ग की कुंजी, ठीक है ना। और सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने पहले सिवाना पर आक्रमण किया, और उसका शासक शीतल देव था जो दुर्ग की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। तो राजस्थान में सहाय दुर्ग की श्रेणी का एक ही किला है, वो भी अपवाद स्वरूप है ना, और वह कौन सा है? वह है आपके सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग यह राजस्थान में सहाय दुर्ग की श्रेणी का एक ही किला हमें प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखो, तो ये तो अपन ने परिचर्चा है वह कि अपने राजस्थान के अंदर जो कौन कौन से प्रकार के दुर्ग हैं, वो किले हैं, पाए जाते हैं। अब इसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं और किले और दुर्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वह देखते हैं। देखिए मित्रों, राजस्थान के अंदर, अपने राजस्थान के अंदर जो किले और दुर्ग बनाने की परंपरा है वो तो बहुत प्राचीन है, परंतु इसकी शुरुआत महाराणा कुंभा के समय से मानी जाती है। महाराणा कुंभा को कहा जाता है राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक है वह विद्यार्थियों कौन कहलाता है? महाराणा कुंभा राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहलाता है। और महाराणा कुंभा को ही कहा जाता है दुर्ग निर्माण परंपरा का प्रारंभकर्ता। दुर्ग निर्माण की परंपरा का प्रारंभकर्ता कौन कहलाता है? महाराणा कुंभा कहलाता है। दुर्ग निर्माण की परंपरा का
प्रारंभकर्ता कहलाता है। और इन सब की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? कविराज श्यामलदास से। कविराज श्यामलदास है, इससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। इन्होंने मेवाड़ के इतिहास पर अपना ग्रंथ लिखा था, वीर विनोद। वीर विनोद के रचनाकार कौन थे? वीर विनोद के रचनाकार थे कविराज श्यामलदास। और वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामलदास बताते हैं, आपने सुना होगा कि मेवाड़ में स्थित जो 84 दुर्ग है, इनमें से 32 दुर्गों का निर्माण है वो अकेले किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। आगे समझ में बात है। अब देखो, इसी किले और दुर्ग के टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं। अपन ने देख लिया राजस्थान में दुर्गों के प्रकार है, उनको अपन ने देख लिया। अब अपन राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग है उनका अध्ययन शुरू करेंगे। दुर्गों के प्रकार है वो तो अपन ने देख लिए, कौन कौन से। आपको 9 प्रकार के 10 प्रकार के जो दुर्ग है, किले हैं, उनके बारे में बता दिया, समझा दिया। उसके एग्जाम्पल है वो आपको बता दिए। अब अपन टॉपिक शुरू करते हैं अपने राजस्थान में किले और दुर्गों वाला। और राजस्थान का जो पहला किला है, जो सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग है, वह है प्यारे मित्रों कौन सा? गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं राजस्थान का सिरमौर दुर्ग। कौन सा? चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का किला जो राजस्थान का सिरमौर दुर्ग कहलाता है। इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का सिरमौर। और जब भी राजस्थान में किलों का, दुर्गों का नाम आता है, सबसे पहले किसको याद किया जाता है? सबसे पहले प्यारे मित्रों चित्तौड़गढ़ के किले को याद किया जाता है। और ये है चित्तौड़गढ़ के किले की विशाल संरचना, जिस पर यह संपूर्ण चित्तौड़ का किला बसा हुआ है। और इसे चित्र को अपन आगे भी काम में लेंगे, किसमें? जब आपको चित्तौड़ की मैं विशेषता बताऊंगा, इसका परिचय है वह बताऊंगा। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़ के दुर्ग का परिचय है वो अपन देख लेते हैं। और देखिए चित्तौड़ दुर्ग का जो परिचय है वो अपन देखते हैं। और परिचय में सबसे पहले, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि चित्तौड़ के किले को राजस्थान का क्या कहा जाता है? सिरमौर कहा जाता है। चित्तौड़ के किले को राजस्थान का सिरमौर कहा जाता है। अब देखिए मित्रों, चित्तौड़गढ़ का जो किला है इसका सामान्य परिचय अपन जानते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला है वह है राजस्थान का सिरमौर दुर्ग कहलाता है। और चित्तौड़ के किले को ही कहा जाता है राजस्थान का गौरव। चित्तौड़ के किले को ही क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वह है अपने राजस्थान का यह प्रथम दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का पहला दुर्ग है जहां पर आज भी खेती की जाती है। और राजस्थान का प्रथम दुर्ग है ये
जहां पर आज भी प्रजा निवास करती है। पहला किला है जिसमें प्रजा निवास करती है, इस कारण से इसे प्रथम लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट है वह कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़ का किला है। और राजस्थान का ये एकमात्र ऐसा किला है, देखिए ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जहां आज भी खेती की जाती है। इसके अलावा किसी अन्य किले में खेती नहीं की जाती, इसलिए प्रथम काट दिया, पहला और लास्ट यही है। ठीक है, पहला किला है जिसमें प्रजा निवास करती है। हालांकि एक किला अन्य और है अपने राजस्थान में, आप जानते होंगे, जैसलमेर दुर्ग। इसको ध्यान में रखना, जैसलमेर का जो किला है वह राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का पहला जो लिविंग फोर्ट है वह कौन सा है? चित्तौड़गढ़। और दूसरा जो लिविंग फोर्ट है वह कौन सा है? जैसलमेर का किला। अब आगे देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है इसके निर्माण से संबंधित अपन बातें करते हैं। तो देखिए, चित्तौड़गढ़ का जो किला है यह चित्तौड़गढ़ का किला मेसा के पठार पर स्थित है। किसके पठार पर? मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ का किला है वो बना हुआ है। देखिए इधर गौर से, यह जो चित्तौड़गढ़ का किला जिस पठार पर बना हुआ है, ये जिस पठार पर निर्मित है, इसको क्या कहा जाता है? मेसा का पठार कहा जाता है। ये देखिए, ये क्या है? मेसा का पठार है। और इस संपूर्ण मेसा के पठार पर यह चित्तौड़गढ़ का किला है वो बना हुआ है। इसकी जो आकृति है, इसकी जो आकृति यानी मेसा का जो पठार है ना, इस मेसा के पठार की जो आकृति है वह मित्रों व्हेल मछली के समान है। इस प्रकार से व्हेल मछली के समान है। और इसी व्हेल मछली के समान ये देखो ऐसे ये मेसा का पठार स्थित है। और इस मेसा के पठार के ऊपर बना हुआ है कौन सा किला? चित्तौड़गढ़ का किला। किसकी आकृति में? इसी की आकृति में, इसी की आकृति में चित्तौड़गढ़ का किला है वो बना हुआ है। ये देखो नीचे मेसा का पठार और उसी पूरा विस्तृत है, काफी विशाल है, और उसी मेसा के पठार पर ये चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। आई बात समझ में? अब देखिए, मेसा का पठार है, एक्चुअल में उसकी आकृति है वो व्हेल मछली के समान है इस प्रकार से। और इसके ऊपर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बने होने के कारण चित्तौड़गढ़ है, इसकी आकृति भी किस प्रकार से? व्हेल मछली के समान हमें दिखाई देती है। तो चित्तौड़ के किले की अगर आकृति आपसे पूछ ली जाए कि चित्तौड़ का जो किला है वो किस आकार में बना हुआ है, इसकी आकृति क्या है, तो चित्तौड़ के किले की आकृति है वह व्हेल मछली के समान है। इसका आकार है वह व्हेल मछली के समान है। आकार कह दो या फिर कह दो चाहे आकृति, कैसे है? व्हेल मछली के समान है। अच्छा, अब देखिए, चित्तौड़गढ़ का जो किला है वह है दो नदियों के संगम पर स्थित है। और ये जो दो नदियां हैं वो कौन सी है? वो है गंभीरी अथवा बेड़च। कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है चित्तौड़ का किला? चित्तौड़ का जो किला है वह गंभीरी अथवा बेड़स नदियों के संगम पर स्थित है। हालांकि ये जो चित्तौड़गढ़ है, ये नदियां इस किले के अंदर से नहीं है। ये देखो, ये किले के अंदर ये नदी नहीं है। आपको जो पानी दिखाई दे रहा है ये तालाब है। ये क्या है? तालाब है। चित्रथड़ा तालाब है
वो इसे कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये नदी नहीं है, ये तालाब है। इस मेसा के पठार से भी काफी दूरी पर एक गंभीरी नदी बहती है और उसी में आकर बेड़स नदी मिल जाती है। तो ये गंभीरी और बेड़स नदियों के संगम पर स्थित है। हालांकि ये दोनों नदियां चित्तौड़ से काफी दूर है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है, तो गंभीरी अथवा बेड़स नदियों के संगम पर स्थित है। अब देखिए, चित्तौड़ के दुर्ग के निर्माण की अपन बात करते हैं। चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण, प्यारे विद्यार्थियों, चित्तौड़ दुर्ग का जो निर्माण है वह किसने करवाया? कहा जाता है कि लगभग 7वीं शताब्दी के अंदर चित्रांगद मौर्य के द्वारा, लगभग 7वीं शताब्दी के अंदर चित्रांगद मौर्य के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और इसकी जानकारी हमें वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामल दास है वो प्रदान करते हैं। चित्तौड़ दुर्ग है, इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। किसने बताया है? श्यामल दास ने। अच्छा, श्यामल दास के अलावा एक जो अपने राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं, ठीक है, प्राचीनतम इतिहासकारों में आते हैं, और उनका नाम है मोहनोत नैणसी। हाँ, याद आ गया, कह दो, मोहनोत नैणसी। और इनका ग्रंथ कौन सा है? इनका ग्रंथ कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? इनका ग्रंथ है नैणसीरी ख्यात, जो लगभग राजस्थान के कंपटीशन एग्जामों की कोई से भी तैयारी करता है उसको इस बात का पता है कि नैणसीरी ख्यात है वो मोटा नैणसी द्वारा लिखी गई है। और मोहनोत नैणसी ने चित्तौड़ दुर्ग का जो निर्माण है वह है, देखिए सेम ही है नाम। यहां पर श्यामल दास ने चित्रांगद मौर्य नाम दे दिया और नैणसी ने चित्रांग मौर्य नाम दे दिया। और ख्यात में लिखा होने के कारण कई जगह ये चित्रांग राजस्थानी भाषा है, मौर्य को मौर्य कहा गया है। राजस्थानी भाषा में, डिंगल भाषा में लिखा हुआ है ना, इस कारण से ये चित्रांग मौर्य लिखा हुआ था। वास्तव में ये चित्रांग मौर्य है। ठीक है ना। तो नैणसी ने चित्रांग मौर्य बताया है और श्यामल दास ने चित्रांगद मौर्य बताया है। सेम ही है, कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। और चित्रांग मौर्य या चित्रांगद मौर्य के नाम पर ही इसका जो नाम है वो चित्रगढ़ पड़ा था और उसी का कहते हैं अपभ्रंश होकर के इसका नाम चित्तौड़गढ़ पड़ा है। इसी का अपभ्रंश होकर के नाम पड़ गया चित्तौड़गढ़। और पहले क्या नाम था इसका? चित्रगढ़ नाम था। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने देखा यह चित्तौड़गढ़ के किले का सामान्य परिचय। और परिचय में अपन ने समझ लिया कि भैया चित्तौड़ का किला है, इसका आकार कैसा है, किस पर यह बना हुआ है चित्तौड़ का किला, और इसका निर्माता कौन है। अब देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आगे अपन चर्चा करते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के इतिहास की। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के इतिहास की चर्चा करते हैं। देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का इतिहास बड़ा ही सुनहरा रहा है और यह अपने राजस्थान का गौरवशाली इतिहास है। और राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध और गौरवशाली वंश ने यहाँ पर शासन किया है और वह कौन सा रहा है? मेवाड़ का गुहिल वंश।
परंतु इनका जो चित्तौड़ दुर्ग है, इस चित्तौड़ दुर्ग का जो निर्माण है वह आपको बताया था चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया था। चित्रांगद मौर्य के द्वारा चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। तो इसका मतलब यहाँ पर पूर्व में किनका शासन हुआ करता था? मौर्यों का शासन हुआ करता था। तो फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है वो गोहिल वंश है। इस गोहिल वंश की स्थापना किसने की? दिमाग में प्रश्न आता है कि भैया यहाँ पर मौर्यों का शासन था, तो गोहिल वंश कैसे इसके अंदर आ गया? तो देखिए, गोहिल वंश का एक सर्वश्रेष्ठ शासक था जिसका नाम था बप्पा रावल। गोहिल वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था जिसका नाम था बप्पा रावल। और इस बप्पा रावल ने मौर्य वंश के एक शासक जिसका नाम था मान मौर्य, मौर्य वंश के शासक मान मौर्य है, इसको बप्पा रावल ने किया था पराजित। और मान मौर्य को पराजित करके बप्पा रावल है, इसी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर सर्वप्रथम अधिकार किया था। सर्वप्रथम अधिकार चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर सर्वप्रथम अधिकार करने का श्रेय है वो किसे जाता है? चित्तौड़ दुर्ग पर सर्वप्रथम अधिकार करने का श्रेय बप्पा रावल को जाता है। चित्तौड़ दुर्ग पर सर्वप्रथम अधिकार किसने किया था? बप्पा रावल ने चित्तौड़ दुर्ग पर सर्वप्रथम अधिकार किया था। परंतु यहाँ पर एक प्रश्न और है आपके, और वह प्रश्न क्या है? वह प्रश्न क्या है? प्यारे विद्यार्थियों देखना, बप्पा रावल ने सर्वप्रथम अधिकार किया था। प्रश्न है चित्तौड़ दुर्ग को सर्वप्रथम राजधानी बनाने का, चित्तौड़ दुर्ग को सर्वप्रथम राजधानी बनाने का श्रेय किसे जाता है? चित्तौड़ दुर्ग को सर्वप्रथम राजधानी बनाने का श्रेय जत्र सिंह को जाता है। चित्तौड़ दुर्ग को राजधानी बनाने का श्रेय किसे जाता है? जत्र सिंह को जाता है। जत्र सिंह ने ही सर्वप्रथम, जो मेवाड़ के गोहिल वंश है इनकी राजधानी थी नागदा, और नागदा के स्थान पर चित्तौड़ को सर्वप्रथम राजधानी जत्र सिंह ने बनाया था। नागदा के स्थान पर किसको? चित्तौड़ को राजधानी बनाया था जत्र सिंह ने। तो चित्तौड़ दुर्ग को राजधानी बनाने का श्रेय है वो किसे दिया जाता है? जत्र सिंह को दिया जाता है। जत्र सिंह के द्वारा ही मित्रों सर्वप्रथम चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया गया था। गोहिल वंश की जो प्रारंभिक राजधानी है वो नागदा थी। ठीक है, अब देखिए, इतिहास में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, और वह क्या है कि चित्तौड़ का दुर्ग है वो अपने त्याग और बलिदान के कारण से सबसे अधिक प्रसिद्ध रहा है। त्याग और बलिदान के कारण चित्तौड़ का जो किला है वो राजस्थान का गौरव कहलाता है। और चित्तौड़गढ़ है यह अपने 3 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़ का जो किला है, चित्तौड़ दुर्ग है, वह अपने 3 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए मित्रों, 3 शाखे हैं वो कब कब हुए, किसके समय हुए, कौन शासक थे, उन पर अपन परिचर्चा करते हैं। परंतु सबसे पहले आपको मैं शाखे के बारे में बताता हूं, शाखा क्या होता है। ठीक है, देखो शाखा किसे कहते हैं? जब कोई बाहरी आक्रमणकारी, जब कोई बाहरी आक्रमणकारी आक्रमण करता था तो क्या होता कि अपने सम्मान की रक्षा के लिए, इज्जत की रक्षा के लिए जो अपने राजपूत योद्धा थे वह
केसरिया धारण करते थे। राजपूत योद्धा केसरिया धारण करते थे और केसरिया धारण करके युद्ध में मरने मारने के लिए उतर जाते थे। और राजपूत महिलाओं के द्वारा जौहर व्रत है वह धारण किया जाता था। और जहां पर केसरिया भी होता था, जहां पर जौहर भी होता था, उन दोनों को संयुक्त रूप से कहा गया है साका। और अगर इन दोनों में से एक भी चीज अनुपस्थित रहे तो वो साका पूर्ण नहीं माना जाता था, उसको क्या कहा जाता था? अर्ध साका। और अर्ध साका अपने राजस्थान में एकमात्र कौन से दुर्ग में हुआ है? जैसलमेर दुर्ग में हुआ है। एकमात्र जैसलमेर दुर्ग के अंदर ही अपने अर्ध साका हुआ है। तो समझ में आ गया साका किसे कहा जाता है? जहां पर केसरिया भी हो और जहां पर जौहर भी किया जाए उसको ही कहते हैं साका। और ये चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो कितने साकों के लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़ का किला 3 साकों के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं अपन कि 3 साके कौन कौन से, कब कब हुए और किस किस के समय हुए। तीन साके हैं वो चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो प्रथम साका, प्रथम साका यहां पर मैं आपको एक सारणी बना करके बताता हूं। साके सन, शासक, आक्रमणकारी और केसरिया किसने धारण किया और जौहर किसके नेतृत्व में हुआ, ठीक है। तो इससे आपके आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए प्रथम साका, प्रथम साका, प्रथम साका सन 1303 ईस्वी में हुआ था। और उस समय मित्रों जो शासक है वह था रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह के समय में चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम साका हुआ था। और आक्रमण किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था। इस दौरान केसरिया पहना गया था रतन सिंह, गोरा और बादल के नेतृत्व में, और जौहर राजमाता पद्मनी के नेतृत्व में जौहर संपन्न किया गया था। अब देखिए द्वितीय साका, प्यारे विद्यार्थियों द्वितीय साका सन 1534-35 ईस्वी के अंदर हुआ था। और इस समय जो चित्तौड़ दुर्ग है यहाँ का शासक था विक्रमादित्य और आक्रमणकारी है वह गुजरात का शासक बहादुर शाह खिलजी था। गुजरात का शासक बहादुर शाह खिलजी ने इस समय आक्रमण किया था। और केसरिया जो है वह बाघ सिंह के नेतृत्व में पहना गया था। और जौहर है वह राजमाता कर्मावती के नेतृत्व में जौहर व्रत धारण किया गया था। राजपूत ललनाओं के द्वारा जौहर व्रत धारण किया गया था। अब देखिए मित्रों तृतीय साका, तृतीय साका है यह सन 1567-68 ईस्वी के अंदर होता है। और इस समय यहाँ का शासक था महाराणा उदय सिंह। और इस समय चित्तौड़ पर आक्रमण किया था मुगल बादशाह है अकबर ने। मुगल बादशाह अकबर के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था।
और इस दौरान जो केसरिया पहना गया था वह किस किसने पहना था? देखिए, जयमल राठौड़, फत्ता सिसोदिया और कल्लाजी राठौड़। और जौहर व्रत धारण किया था किसने? फूल कंवर ने। फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर व्रत धारण किया गया था। ये फूल कंवर कौन थी? फूल कंवर जयमल राठौड़ है, इनकी थी बहन। और फत्ता सिसोदिया है, इनकी थी पत्नी। फत्ता सिसोदिया की थी पत्नी और जयमल राठौड़ जो है इनकी थी बहन। इनके नेतृत्व में जौहर व्रत धारण किया गया था। ठीक है मित्रों, अपन ने चित्तौड़ दुर्ग का इतिहास देखा और इसी परिचर्चा को अपन आगे की क्लास में आगे बढ़ाते रहेंगे। तब तक जुड़े रहिए स्काई एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।